गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम राकेश शर्मा है। आज हम एक छोटे से सेशन के लिए आए हैं जिसमें आपके पंजाब पुलिस में जो पोस्टें आई हैं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, उसमें क्वांट के कुछ डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका मेन टॉपिक है, कोर टॉपिक, जिसके बेसिस पे आपके मोर देन 30-40% क्वेश्चन होंगे, उसको हम जानते हैं परसेंटेज के नाम से। देखिए, जैसे ही मैंने परसेंटेज बोला, आपके माइंड में क्या आया होगा? जो होशियार होंगे उसके माइंड में आया होगा 90%, जो नालायक होंगे उसके माइंड में आया होगा 50%, 40%। ठीक है, तो प्रतिशत आखिर में है क्या? जैसे मैंने लिखा 60%, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि यू गॉट 60 आउट ऑफ 100, मतलब 100 के पीछे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 60। ठीक है जी। स्कूल में हम कैसे करते थे? फॉर एग्जाम्पल, आपको 450 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 600। ठीक है जी, तो कैसे निकालते थे हम परसेंटेज? 450/600 इंटू 100। तो यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 75%। ठीक है जी। देखिए, नंबर आपके 450 हैं, तो ये 75% क्या है? 75% का मतलब हुआ कि प्रति 100 के पीछे आपको कितना मिल रहा है? 75 मिल रहा है। दूसरा एक एग्जांपल है कि हमें प्रतिशत की मैथ में ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब हम सीधा नंबर में भी डील कर सकते थे कि आपके 450 नंबर है, आपके 600 नंबर है, आपके 700 नंबर है, तो आपको प्रतिशत की ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक के आए हैं लेटस 80 मार्क्स, दूसरे के आए हैं मान लीजिए 120 मार्क्स। सिर्फ नंबर देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि B इज़ ग्रेटर देन A, जो आपका B है वो A से क्या है? बड़ा। बट हमें नहीं पता कि A के जो 80 नंबर आए हैं वो कितने में से आए हैं, B के जो 120 नंबर आए हैं वो आपके कितने में से आए हैं। अगर हम बोल दें कि A के जो 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 आए हैं, ठीक है जी, B के 120 मार्क्स आए हैं 200 में से, तो इसका जब आप प्रतिशत निकालोगे 80/100 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा आपके पास? 80%। इसी तरह जब हम यहाँ से निकालेंगे 120/200 इंटू हम 100 करेंगे, हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 60%। देखो, देखने में हमें लग रहा था कि B के नंबर ज़्यादा हैं A से, इसलिए B आपका A से क्या है? बड़ा। बट जब हमने एक्चुअल रिजल्ट कैलकुलेट किया तो A के मार्क्स B से क्या आए हैं? ज़्यादा। मतलब जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है परसेंटेज का वो क्या है? इज़ यूज्ड फॉर एक्चुअल कंपैरिजन। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की जब हमने तुलना करनी होती है तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? आपका परसेंटेज। ठीक है जी, ये तो आपकी इंट्रोडक्शन होगी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। x y का कितना प्रतिशत है? x y का कितना प्रतिशत है? जैसे इसको न्यूमेरिकल डेटा में अगर मैं लिखूं कि 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1500, मैंने बोला 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1500, दैट मीन्स 600 जो है आपका 1500 का कितना परसेंट है? तो कितना आ गया आपके पास? 40%। 15 चौके 60 होते हैं आपके, 0 की 0 आ जाएगी, तो 40% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर मैं थोड़ा घुमा के लिख दूं, व्हाट परसेंट ऑफ 1500 इज 600, मतलब 1500 का कितना प्रतिशत आपका 600 के बराबर होगा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट दोनों सेम है, थोड़ा सा इसको हमने आगे पीछे करके लिख दिया। तो आपने एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है? जिसके साथ भी आपका ऑफ लगा होगा, जिसके साथ भी आपका ऑफ लगा होगा, वेदर वो आपका पहले लिखा है वेदर बाद में, तो वो हमेशा हमारा कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर, मतलब नीचे। जैसे यहाँ पे ऑफ किसके साथ लगा है? अभी यहाँ पे 1500 के साथ, तो 1500 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नीचे 600/1500 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास कितना आ जाएगा
40%, ठीक है जी। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए ऑफ किसके साथ लगा था आपका, 1500 के साथ लगा था, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 1500 आपका कहाँ पे आया था, नीचे आया था, ठीक है जी। थोड़ा सा हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के हिसाब से, एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई। एक्स वाई से कितने प्रतिशत बड़ा है, इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेटस हमने x ले लिया 20, लेटस हमने y ले लिया 30। अब देखिए मैंने पूछा x इज हाउ मच परसेंट, x ले लिया हमने 30, y ले लिया 20। हमने यहाँ पे पूछा x इज हाउ मच परसेंट मोर देन y, ठीक है जी। देखिए वैल्यू के रूप में x आपका 30 है, y आपका क्या है 20 है, तो वैल्यू के रूप में ये कितना बड़ा है, सिर्फ 10 ही बड़ा है। कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ। मैंने बोला x इज हाउ मच परसेंट मोर देन y, जिसके साथ भी आपका देन वर्ड यूज होता है ना, वो किसके लिए यूज होता है आपका, कंपैरिजन के लिए। तो जिसके साथ देन वर्ड होगा वो कहाँ पे आएगा, ऑलवेज डिनोमिनेटर, मतलब नीचे की तरफ। इंटू हम कर देंगे 100, इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो कितना बड़ा आ गया 50%, ठीक है। ये रट्टा नहीं मारना कि हर बार बाई ही आपका नीचे आएगा, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वही आपका हमेशा क्या आएगा, नीचे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोल दूं, डेटा हम सेम ले लेते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं y इज हाउ मच परसेंट लेस देन x, y आपका x से कितने प्रतिशत छोटा है, वैल्यू के रूप में कितना छोटा है 10, x से कितने परसेंट छोटा है, x मतलब ये वाला हो गया जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू कहाँ पे आएगा आपका, नीचे की तरफ। इंटू हम कर देंगे 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100/3, दैट इज 33 इंटू 1/3%, ठीक है जी। थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी तक जस्ट हमने इंट्रोडक्शन किया है कि परसेंटेज होता क्या है, किसी चीज़ का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, और स्कूल में जो छोटी छोटी हम जर्नल चीज़ें डिस्कस करते थे वही हमने अब तक आपको बताया है। अब थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। देखिए परसेंटेज साइन जिसके साथ भी आपका लगा होता है ना, उसका मतलब होता है जैसे आपका 10% है, इसका मतलब होगा 10/100, मतलब यहाँ पे भी आपका जो परसेंटेज साइन दिखाई देगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टेक्स 100, 10/100। इसको कट करके कितना आ जाएगा आपका 1:10, ठीक है। इसी तरह अगर आप 25% लोगे तो इसका मतलब क्या होगा 25/100, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ये तो हो गया जब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि रेशियो की फॉर्म में चेंज करना हो। अगर हमें किसी रेशियो को लेटस 2/5 इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40%। दैट मीन्स अगर हमें परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना है तो डिवाइड बाय किससे करेंगे 100 से। अगर हमें रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से। यहाँ पे डिवाइड करना और यहाँ पे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। लेट अस 3/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका ये 60%, ठीक है जी। ये क्या अभी तक बताया आपको कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और ये क्या आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा एक छोटी सी हम स्टेटमेंट लेते हैं। इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन B salary, then B salary is how much percent less than A's salary।
यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, उसने बोला है कि ए की सैलरी 25% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना प्रतिशत कम होगी। देखने में से तो ऐसा लग रहा है कि ए की 25 ज़्यादा है तो बी की 25 क्या होगी, कम, लेकिन ये चीज़ें हम वैल्यू के रूप में कह सकते हैं। जब हम ये चीज़ें प्रतिशत में डिस्कस करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर इसका ट्रू नहीं होता। कैसे, यहाँ पे देखिए उसने कहा ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज़्यादा है। हम बी की सैलरी मान लेते हैं 100, मान लीजिए आपकी बी की सैलरी 100 है, ठीक है जी, तो ए की कितनी हो जाएगी 125। उसने कहा है कि 25% ज़्यादा है, अगर ये 100 होगा ये कितना हो जाएगा आपका 125, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लाइन पे, बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी, ठीक है जी। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ए की सैलरी के साथ। तो अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं वो आपका कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर मतलब नीचे। अच्छा, वैल्यू के रूप में ये कितना कम है, 100 आपका 125 से कितना छोटा है 25, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं हम ए के साथ, तो नीचे क्या आएगा, ए की वैल्यू इंटू हम 100 कर देंगे इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ चुका है 20%, ठीक है जी। तो ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर स्टेटमेंट के रूप में आ जाए तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अ स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स and failed by 15 marks. Another student got 50% marks and passed by more than 25 मार्क्स। तो आपने इसमें क्या चीज़ निकालनी है, पहली चीज़ आप इसमें निकालोगे मैक्सिमम मार्क्स, दूसरा आपने इसमें निकालना है पासिंग मार्क्स, तीसरा आप इसमें निकालोगे पासिंग परसेंटेज। तीनों चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो पहले तो स्टेटमेंट को समझते हैं वो क्या कह रहा है। उसने कहा अ स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। जिस स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिले हैं तो 15 नंबर से क्या हो चुका है जी, फेल हो चुका है। अनदर स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसको 50% मार्क्स मिले हैं एंड पास्ड बाय मोर देन 15 मार्क्स, उसने पास होने से भी 25 नंबर ज़्यादा ले रखे हैं, ठीक है जी। पहली कंडीशन में बंदा फेल हो रहा है, दूसरी कंडीशन में उसने पास होने से भी 25 अंक ज़्यादा लिए हुए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिस बंदे को 40% मिले हैं वो बंदा 15 नंबर से फेल हुआ है, अगर हम उसके मार्क्स में 15 नंबर ऐड कर दें वो पास हो जाएगा। जो बंदा 15 नंबर से फेल हुआ है अगर हम उसको 15 नंबर दे दें वो पास हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये कंडीशन कौन सी बन चुकी है, पासिंग वाली कंडीशन बन चुकी है हमारे पास, ओके। ऑन द अदर हैंड, जिस बंदे के 50% मार्क्स हैं वो पास होने से भी 25 अंक ज़्यादा ले रखा है, अगर हम उसके मार्क्स में से 25 मार्क्स माइनस कर दें जो कि उसने एक्स्ट्रा ले रखे थे पास होने से, तो वो भी क्या होएगा, पासिंग की कंडीशन में आ जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा आपका, पासिंग की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ हम कर सकते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 40% प्लस 15 इज इक्वल टू 50% माइनस 25, ठीक है। अब 50% के साथ जब ये 40% जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर प्लस का है और दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब जब 25 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का। तो 50% में से 40% गए, कितना रह गया, 10%, जो कि किसके बराबर है आपका, 25 और 15 कितने हो गए, 40। यानी कि 10% किसके बराबर हो गया, 40 मार्क्स, और 1% किसके बराबर होगा, 40/10, 4 मार्क्स। हमारा जो 1% है वो किसके बराबर आ चुका है, 4 नंबरों के बराबर आया। कुल कितने प्रतिशत अंक होते हैं अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें या ग्रैंड टोटल की, 100% ही होते हैं। अगर हमारा 1% किसके बराबर है, 4 नंबरों के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 400 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, ग्रैंड टोटल, दैट इज योर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है जी। यानी कि पेपर कुल 400 नंबरों का है आपका। दूसरा क्या बोला था आपको, पासिंग परसेंटेज, कि कुल पास होने के लिए, सॉरी पासिंग मार्क्स निकालना है दूसरा हमें, कि पास होने के लिए उसको कितने मार्क्स चाहिए। अब देखिए मुझे पता है दोनों ही जो कंडीशंस हैं मेरी पासिंग वाली हैं, इसमें भी वो बंदा पूरे पॉइंटों पे पास हो रहा है और जो सेकंड वाली कंडीशन में उसमें भी क्या है, वो पास हो रहा है। अगर मुझे पता लग जाए कि ये जो 40% है, ठीक है, इसकी मार्क्स वैल्यू कितनी है, अगर हमें पता लग जाए कि ये जो 40% है इसकी मार्क्स वैल्यू कितनी है, तो हम डायरेक्ट इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस 400 का हम निकालेंगे अभी 40%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 160। 400 का जब हम 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। 400 का ही क्यों निकालना है, बिकॉज हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो कितना है, 400 आया क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब हम 40% की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 160। 40% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 160, और ये कितने मार्क्स थे साथ में, 15 नंबर, तो कितना हो जाएगा ये आपका 175। दैट मीन्स हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 175 नंबर चाहिए। यही आप इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखा है 50% माइनस 25। इससे तो आप बिना पेन से भी कर सकते हो। 50% किसी भी चीज़ का क्या होता है, हाफ। 50% किसी भी चीज़ का क्या होगा, हाफ। 400 का हाफ करेंगे कितना आ गया जी, 200। ओके 400 का हाफ करेंगे 200 आ गया। 200 में से जब हम 25 माइनस करेंगे, यहाँ से भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 175, ठीक है जी। मतलब दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी एक में निकाल सकते हैं आपके पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज भी आप दोनों में से निकाल सकते हो। अब बात आती है पासिंग परसेंटेज की। हमारे पास पासिंग मार्क्स आ चुके हैं, तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 175 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, आउट ऑफ कितना है आपका ग्रैंड टोटल 400। इसको हमें सॉल्व करना है, 175/4, तो ये 43.75 आ जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है जी। तो आपको जो पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए कितने चाहिए, 43.75, और जो ग्रैंड टोटल है आपका कितना आया था 400, और पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए आपको 175। तो तीनों ही पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ पे। अभी हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आजकल पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ तो उसी के बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल
हाँ जी, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं पहले। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। कहते हैं जो पेट्रोल की कीमत है पहले से कितना बढ़ चुकी है, 30%। देन हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। वो कह रहे हैं हम इसकी कंजम्पशन यानी कि खपत को कितना कम कर दें ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब आपका खर्चा है, उसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, मतलब हमने बजट सेम रखना है बट जो उसकी कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस पहले था 100, अब बढ़ के कितना हो गया, 30% इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, 100 था तो अब कितना हो जाएगा आपका 130। अब उसने कहा कि कंजम्पशन को मुझे कितना कम करना है ताकि जो मेरा खर्चा है वो कोई भी चेंज ना आए। 130 से 100 तक जाने के लिए मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 30 कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो न्यू प्राइस पे कंट्रोल होगी या ओल्ड प्राइस पे, वो होगी न्यू प्राइस पे। क्यों, अभी मार्केट में फॉर एग्जांपल जो हमें पेट्रोल मिल रहा है वो 130 रुपये लीटर मिल रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे तेल लेना है 2 लीटर, तो मुझे वो क्या करेगा, 260 का ही देगा, 200 का तो नहीं देगा, क्योंकि अभी जो कीमत है क्या हो चुकी है, आपकी बढ़ चुकी है। तो जो कंजम्पशन है हम न्यू प्राइस के हिसाब से ही देखेंगे। दैट इज़ यहाँ पे आपका क्या आएगा नीचे 130, यहाँ पे 100 नहीं आएगा। 100 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कंजम्पशन है हमेशा हम न्यू प्राइस के हिसाब से ही देखते हैं। तो इनटू हम यहाँ पे कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 300/13। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये तो हमने अभी तक परसेंटेज का थोड़ा सा डिस्कशन किया है, इंट्रोडक्शन किया है। अभी हम थोड़ा सा एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रेशो। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर परसेंटेज। ठीक है, देखो कोई भी आपकी जो x/y फॉर्म होती है वो आपकी रेशो ही होती है। जैसे 4/5, 3/4, 2/3, ये सारा किस में आता है, आपका रेशो में ही आता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे रेशो के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, लेट अस इफ A, B, C and D are in proportion, then A/B is equal to C/D। देखिए अगर चार चीज़ें प्रोपोर्शन में होंगी तो हम कैसे कह सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। यहाँ पे A क्या है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इसी तरह आपका जो B होगा वो क्या होगा सेकंड प्रोपोर्शन, C क्या होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, D आपका क्या होगा जी फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी में यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आएगी जिसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन में क्या होगा आपका जो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। जैसे A/B इज इक्वल टू B/C। यहाँ पे देखिए जो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है आपका सेम है। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B² इज इक्वल टू AC, B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC। दैट मीन्स जो सेकंड और मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड की प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है जी, एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लेटस आपको दिया हुआ A/B 2/3। ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में आ जाता है। कांस्टेबल और SI की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा इस तरह का। A/B आपको दिया 2/3, लेटस B/3 आपको दिया 4/5 और आपसे मान लीजिए उसने पूछ लिया व्हाट इज A/B/C कि ABC का रेशो क्या होगा। ठीक है जी,
यहाँ पे देखिए पहले A रेशो B दिया आपको 2:3, B रेशो C दिया 4:5। सेम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पे भी B लिखा है, यहाँ पे B, लेकिन इनका जो वैल्यू है वो क्या दिया आपको, डिफरेंट दिया। यहाँ पे 3 है इसका वैल्यू, यहाँ पे क्या है 4। तो हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा। अभी कैसे बनाएंगे, इसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज जो इसका वेरिएबल है क्या 4 है, इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जिससे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सेम। तो यहाँ पे A और B क्या आ जाए, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 3 12, 5 × 3 15। अब देखिए यहाँ पे B का वैल्यू 12 है, यहाँ पे भी B का वैल्यू 12 है। अब हम इनको कंबाइंड करके रेशो ले सकते हैं। कैसे, A रेशो B रेशो C, 8:12:15, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को बोलते हैं कंबाइंड रेशो, कि हम अगर हमें डिफरेंट पीसीज में रेशो दिया हो उसको कंबाइंड करके कैसे लिखते हैं, ये वो वाला टॉपिक है। ठीक है जी। मान लीजिए आगे भी आपको दे दिया उसने C रेशो D लेटस 4:6, तो आप इसी तरह से कर सकते हो कि C आपका 5 है, यहाँ पे 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, इसी से एक मिलता जुलता हम क्वेश्चन लेते हैं। इफ A रेशो B इज 2:5, हाँ जी, एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया कि अगर आपका जो A रेशो B है वो 2:5 है, उसके बाद A की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है आपकी 25%, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 25%, एंड B इज डिक्रीज्ड बाय 20%। नाउ फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ A एंड B, यानी कि ये सारा चेंज आने के बाद आपका जो फाइनल A रेशो B आएगा वो कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 2:5 है, अगर मैं 2 का 25% करूँगा लेंथी होगा, पॉइंटों में आएगा। 5 का भी हम 20% करेंगे तो लेंथी आएगा। तो इसको हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है जी, 2 को 100 से करेंगे हम 200, 5 को 100 से करेंगे 500। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब 200 का जब 25% करोगे ना, आपका पूरा कैलकुलेट होगा, आपका जो आंसर है वो पॉइंटों में नहीं जाएगा। 200 का जब हम 25% करेंगे कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स। ठीक है जी, 50 आ जाएगा आपका। 50 इसमें से जब हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बिकॉज वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 50 इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले आपकी वैल्यू 200 थी, अब कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू 250 आफ्टर इंक्रीज। ओके, यहाँ पे आपको 500 दिया, अब उसने कहा कि B की जो वैल्यू है 20% कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। अब आप मुझे बताओगे 500 का 20% कितना है, 0 से हम 0 कट दें, कितना आ जाएगा जी 100। 500 में से 100 हम कम करेंगे या प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। 500 में से 100 गया, कितना आ गया 400। अब जो आपके पास फाइनल रेशो आया, क्या आया 250 रेशो 400। अभी इसकी फर्दर कटिंग हो सकती है, इसको हम 5 के टेबल पे कट करेंगे। 5 × 5 25, 5 × 8 40। तो जो आपका A रेशो B कितना आ गया यहाँ पे 5:8। ठीक है जी, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको कांस्टेबल या फिर SI में भी देखने को मिल सकता है।
तीसरा टॉपिक है जिसकी हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ अपनी बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। पी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉफिट, एल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉस। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ 1000 में खरीदी है, ठीक है जी, आपने उसको 1200 में बेच दिया है, तो एक अनपढ़ बंदा भी बता सकता है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, 200 का। 1000 की चीज़ लेके हमने 1200 में बेच दिया है, 200 का हमें फ़ायदा हुआ है। एक चीज़ प्लीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो ऑलवेज हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। ठीक है जी, कोई भी आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो लॉस है ऑलवेज हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी के बेस पे। यहाँ पे सीपी कितना है आपका 1000, तो इस केस में हमें क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट है। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सिंपली आप देखिए कि आपको फ़ायदा या नुकसान कितना हो रहा है। जो भी फ़ायदा या नुकसान है उसके नीचे आप सीपी की वैल्यू रखोगे, इनटू आप 100 करोगे, जिसके साथ आपका जो परसेंटेज आ जाएगा। ये तो आपकी प्रॉफिट की एग्जांपल है। अगर हम डेटा चेंज करके, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि मैंने 1000 की चीज़ है, लेटस मैंने 700 में बेच दिया है, तो मुझे फ़ायदा तो होने से रहा। अब 1000 की चीज़ जब हम लेके 700 में सेल करेंगे, कितने का नुकसान हो रहा है हमें, 300 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगेन मैंने बोला था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी के बेसिस पे। तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इनटू कर देंगे 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30%। तो वेदर हमें प्रॉफिट हो रहा है, वेदर हमें लॉस हो रहा है, वो ऑलवेज हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। ठीक है जी, इसको हम एक छोटी सी और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सेल दैट 20% प्रॉफिट एट 560 रुपीज़, फाइंड द सीपी। कहते हैं एक आर्टिकल को हमने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, कितने में सेल किया हमने उसको, 560 में, फाइंड द सीपी। अब इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीकों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है, जनरल जो लोग यूज़ करते हैं, कि आप सीपी को 100 मान लीजिए। ठीक है जी, अब उसने कहा 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है, 100 की चीज़ को मैं कितने में सेल करूंगा जिसमें मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, 120 की सेल करूंगा। 100 की चीज़ को अगर हम 120 में सेल करेंगे तभी हमें 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, अब उन्होंने मुझे दिया क्या है क्वेश्चन में, एसपी दिया है। उन्होंने कहा कि एन आर्टिकल सेल दैट 20% प्रॉफिट एट 560 रुपीज़, मतलब 560 में उसको बेच दिया है। ठीक है जी, तो आपका हमारे पास सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है यहाँ पे, 120 यूनिट, और वैल्यू के रूप में ये कितना है आपका 560। तो 120 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 560 रुपीज़। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 560 बाय 120। हमें निकालने कितने यूनिट है, 100, तो इसको गुना किसके साथ कर देंगे हम, 100 के साथ। तो ये हमारे पास 1400/3 आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस।
इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, अगर मैं ये सारा डेटा ना यूज़ करके इसको ऐसे ही निकाल लूं तो कैसे करेंगे? ट्वेंटी % को जैसे मैंने परसेंटेज में डिस्कस किया था, हम 20/100 लिख के कट करके आपका कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ पे जो 1/5 है नीचे वाला आपका क्या होगा CP, और जो ऊपर वाला होगा प्रॉफिट और लॉस। इस केस में उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इसमें क्या कर देंगे हम ऐड। प्रॉफिट हमेशा CP में क्या होता है आपका ऐड होता है, और लॉस हमेशा CP में क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ठीक है जी। CP अगर आपका 5 यूनिट है, प्रॉफिट हो रहा है, तो SP 5 जमा 1 कितना हो गया जी 6 हो गया। हमारे पास रेशो कितनी आ गई 5:6, और आपको SP कितने यूनिट दिया 560 रुपीज़। 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे 560 रुपीज़। अब हमें कैसे पता लगा हमें 6 को ही रखना है, 5 को क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में SP दिया है, आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया, तो सेलिंग प्राइस के यूनिट हम सेलिंग प्राइस के ही बराबर रखेंगे। वहाँ से आपका 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 560/6। निकालने कितने यूनिट है हमें CP के 5, इंटू कर देंगे हम 5, तो यहाँ से भी आपके पास कितना आ जाएगा 1400/3। आंसर दोनों ही केस में सेम होगा आपका, थोड़ा तरीका डिफरेंट है। अगर आप रेशो वाले मेथड से करोगे तो आपको 100 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप उस वाले मेथड से भी करोगे CP जिसमें आपने 100 माना था, SP कितना आ गया था आपका 120, अगर आप इनकी कटिंग करोगे ना तो अल्टीमेटली जो रेशो है आपकी जस्ट लाइक दैट सेम ही आएगी। ठीक है जी। दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। एक हम इसका थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन यूज़ करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के काफ़ी आसार हैं। वो कंडीशंस क्या होती है, हाँ जी, ये पहली कंडीशन होगी उस क्वेश्चन की कि दोनों ही आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया जाएगा सेम दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि 1 आर्टिकल को हम सेंड कर रहे हैं मान लीजिए 20% प्रॉफिट पे, और दूसरे आर्टिकल को हम सेल कर रहे हैं 20% लॉस पे। तो पूछा जाएगा आपसे कुल उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। उसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। पहली बात तो उसमें आपने याद रखना है ऑलवेज आपको लॉस होगा, लॉस किसके बराबर होगा x²/100। लॉस किसके बराबर होगा x²/100। नाउ यहाँ पे x क्या है, x आपका जो क्वेश्चन में प्रतिशत दिया होगा वही आपने वैल्यू पुट करनी है। x इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 20 हम यहाँ पे पुट कर देंगे 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो हमारे पास जो लॉस यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 4%। एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि ये कंडीशंस कहाँ पे अप्लाई होगी। पहली बात तो आपका जो सेलिंग प्राइस है दोनों का क्या होना चाहिए आर्टिकल्स का सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक आर्टिकल को अगर हम 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, दूसरे आर्टिकल को भी हम 20% लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। मतलब दोनों की जो परसेंटेज वैल्यू है सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर एक 20% पे एक 10 पे है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दोनों परसेंटेज आपके सेम होने चाहिए और सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए आपका सेम, तब हम x²/100 लगा सकते हैं। और क्या याद रखना है आपने कि हमेशा इसमें लॉस होगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा केस था कि जिसमें दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने सेम लिया था। लेट अस अगर CP सेम हो तो एक आर्टिकल को मान लीजिए आपने 25% प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरे को आपने लॉस पे सेल किया 25%। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ तो कैसे निकालेंगे हम। देखिए पहली बात तो ये कंडीशन डिफरेंट है। पहले वाले में आपका जो SP था वो सेम था, अभी आपका CP सेम है। तो इस केस में आपने शॉर्टकट याद रखना है
इस केस में हमेशा ही आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। दोनों कंडीशन को याद कैसे रखोगे, जब आपका एसपी सेम होगा दोनों आर्टिकल्स में और परसेंटेज भी सेम होगी तो उस केस में हमेशा क्या होगा, आपको लॉस होगा। लॉस किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है जी। जब आपका सीपी सेम होगा दोनों ही आर्टिकल्स में और परसेंटेज भी सेम होगी, उस केस में ना तो आपको कोई प्रॉफिट होगा ना आपको कुछ लॉस होगा। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे अभी एक छोटी सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने बी को आर्टिकल बेच दिया है 25% मुनाफे के साथ और वही आर्टिकल बी ने आगे सी को चिपका दिया कितने में, 20% प्रॉफिट के साथ। अभी उसने पूछा कि ए रेशो बी रेशो सी क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ने बी को बेचा है 25%, बी ने सी को बेचा है 20% प्रॉफिट पे। मान लीजिए ए ने 100 में ख़रीदा था तो उसने बी को कितना बेचा होगा, 25% मुनाफे के साथ 125 तक पहुंच गया होगा। अब उसने, ये बी का कॉस्ट प्राइस है, बी ने ए से 125 में ख़रीदा है। ठीक है, सी को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया है, 20%। सबसे पहले हम 125 का क्या निकालेंगे, 20%, कितना आ जाएगा आपके पास, 25। ठीक है जी, 25 हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 150। तो तीनों ही पैरामीटर हमारे पास आ चुके हैं। ए आपका कितना आ गया, 100, बी कितना आ गया, 125, सी कितना आ गया, 150। अब इनका उसने रेशो पूछा था, इसको हम 25 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 25 चौका 100, 25 गुना 5 125, 25 गुना 6 क्या होता है आपका, 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा जी, 4:5:6। अब हम अगले टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज। जो आपके सिलेबस में मीन मीडियन ऐसा कुछ करके लिखा है बट उसका मतलब वही रहेगा, एवरेज ही रहेगा। एवरेज का जो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। एवरेज क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म। कैसे समझेंगे इसको एग्जांपल के साथ, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 मैंने 5 टर्में ले ली हैं। ठीक है जी, सबसे पहले इसका आप सम कीजिए। सम कितना आ जाएगा, 5 जमा 10 जमा 15 जमा 20 जमा 25, यही आ जाएगा। अगर इसको आप सम करोगे आपके पास आ जाएगा 75। आप इन सभी 5 टर्मों का सम करोगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म ये कितनी है, 1 2 3 4 5। तो एवरेज यहाँ पे क्या होगी, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 15। लेकिन यहाँ पे हम इसको शॉर्ट वे से करेंगे। कंडीशन क्या है, अगर एडजस्टेंट टर्म में डिफरेंस आपका सेम है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 5 का डिफरेंस है, 5 से 10 तक जाते 5 5 5, यहाँ पे 5 का है। तो जो आपकी सेंटर वाली टर्म होगी वही है आपकी क्या होगी, एवरेज। आपको ना तो सम निकालने की ज़रूरत है
ना ही आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है। बट कंडीशंस क्या है कि इनमें जो गैप है वो सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म आपकी ऑड है। ऑड से कहने का मतलब 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे कितनी टर्म्स है आपकी 5, तो इसकी जो सेंटर वाली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी आपकी एवरेज। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो है आपका ऑड की कंडीशन में। अगर ये पैरामीटर सेम लेकिन नंबर ऑफ जो टर्म्स है आपकी वो इवन हो जाए तो कैसे होगा, 5, 10, 15, 25, 30। यहाँ पे देखिए जो गैप है वो सेम है, अभी भी 5, 5 का गैप है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे इवन है, 6 है। तो इस केस में हम क्या शॉर्टकट लगाएंगे, आप एक चीज़ देखिए, आप फर्स्ट और लास्ट का टर्म कीजिए, कितना आएगा 5 जमा 30 कितना हो गया 35। आप सेकंड लास्ट और सेकंड इससे उठाइए तो 10 जमा 5 के 25 कितना हो जाएगा 35। आप मिडिल वाली दो टर्म लोगे 15 जमा 20, ये भी कितना हो जाएगा आपका 35। मतलब आप क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी आप टर्म्स लोगे उसका जो सम रहेगा कितना रहेगा 35। कैसे, आप फर्स्ट वाली ले लो, एक लास्ट वाली ले लो, उसका सम 35, सेकंड वाली और सेकंड लास्ट वाली उसका सम भी 35, मिडिल वाली दो टर्म्स लोगे उसका भी आपका क्या रहेगा 35। तो इन्हीं का आपने क्या निकाल देना है एवरेज, यानी कि 35/2, तो कितना आ जाएगा 17.5। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है या ऑड है। दूसरा आपने क्या देखना है कि जो इनके बीच का गैप है वो सेम है या नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने एग्जांपल ली थी 5, 10, 15, 20 और 25 वाली, ठीक है। अगर हम हर एक टर्म में कुछ चेंज करेंगे तो आपकी एवरेज में भी उतना चेंज आ जाएगा। जैसे आपने हर एक टर्म में 2 ऐड कर दिए, 5 कितना हो जाएगा 7, ये 17, ये 22, ये 27, ठीक है। अब ये जो न्यू आपके पास स्टेटमेंट बनी है इसका आप एवरेज कैलकुलेट करके देखो। यहाँ पे गैप आपका 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, सभी जगह गैप सेम है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या है और तो जो सेंटर वाली होगी वो क्या होगी आपकी एवरेज होगी, ठीक है जी। पहले आपकी एवरेज 15 थी, अब आपकी एवरेज कितनी हो चुकी है 17। मतलब हर एक टर्म में अगर हम कुछ चेंज करते हैं वही चेंज आपका क्या आएगा एवरेज में। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में एज अ शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम कि हर एक टर्म में अगर हम कुछ चेंज करते, वेदर वो पॉजिटिव है वेदर वो नेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका एवरेज भी उतनी ही चेंज हो जाएगी। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि अगर हम हर एक टर्म में 10% इंक्रीज़ कर दे, बढ़ा दें, तो आपकी एवरेज में क्या चेंज आएगा। एवरेज भी आपकी क्या हो जाएगी ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है जी। जितना चेंज हम सभी नंबर्स में करेंगे उतनी ही आपकी एवरेज में भी चेंज आएगा। मैंने बोला ईच टर्म ऑफ ए सीरीज़ के सभी टर्म में हमने 10% जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें 10% जोड़ दिए तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा आपका एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब एवरेज भी बढ़ के कितनी हो जाएगी 10% बढ़ जाएगी पहले से। ये आप वहाँ पे आंसर टिक करोगे, ऑप्शन होगी इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए हमने डिस्कस किया। उसके अलावा इसके बाद हम 4-5 जो फॉर्मूले हैं एवरेज के जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ठीक है जी। इसका जो सम होगा n इंटू n + 1/2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पहली 50 लगातार टर्मों का क्या बताइए, हमें सम बताइए, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट कर दोगे आप, 50। क्या आंसर आ जाएगा, 50 × 51/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1275 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो n का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली 50 टर्मों का हमें नेचुरल नंबर्स हैं उसका सम बताइए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप, 50, ठीक है। इसी तरह का फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो सम होगा आपका n × n + 1 2n + 1/6, ठीक है जी। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा n × n + 1 × 2n + 1/6। ये क्या है आपका कि जब हम स्क्वायर की बात करेंगे, मान लीजिए आपको पूछ लिया कि पहले हमें 10 स्क्वायर का सम बता दीजिए। अब अगर हम एग्ज़ाम में ऐसे करने लगे 1 4 9 ऐसे करके इसको प्लस करने लगे तो ये नहीं होगा सॉल्व। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। n की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी पुट कर देंगे आपकी 10 × 10 + 1 2 × 10 + 1/6 10 × 11 × 21/6। तो इसको गुना करके कितना आ जाएगा, 385, ठीक है जी। अगर आपको नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आता है तो कौन सा यूज़ करोगे, n × n + 1/2। अगर उसके स्क्वायर का आता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है। अब हम आते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले पे। हाँ जी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। लेट अस यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि पहले 15 नेचुरल नंबर का क्यूब का सम बताइए, कैसे लिखेंगे इसको। ये कहाँ तक जाना है हमने, 15 तक। तो n का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे हम 15, वो इसमें कर देंगे पुट। सम कितना आ जाएगा 15 × 1/2 और इसका हमें करना होगा होल स्क्वायर 15 × 16/2 15 × 8 120। इसका जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 14400, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सारे ही आपके क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जो सम होगा वो होगा n स्क्वायर। इसके जो सम का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका n स्क्वायर।
मान लीजिए उसने आपसे पूछ लिया कि पहले मुझे 50 और नंबर का सम बता दीजिए, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 50 तक आपने क्या करना है, इसको बताना है। ठीक है, 50वां और नंबर होगा कोई, तो आपने n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 50, सम कितना आ जाएगा 2500। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लिया कि पहले 50 और नंबर का फॉर्मूला बताइए, तो आप n की वैल्यू वहाँ पे कितनी पुट करोगे, 50। ठीक है, ये तो है ऑड नंबर का। अगर इसी तरह का आपको इवन का पूछ लेता, इवन नंबर कौन से होते हैं आपके, 2 4 6 8 10 अप टू n, यहाँ पे n भी कोई इवन नंबर होगा। मान लीजिए उसने हमसे पूछ लिया कि पहले 99 इवन नंबर का हमें सम बता दीजिए, तो कैसे निकालेंगे, इसका जो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, इसका जो सम का फॉर्मूला होगा क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैंने बोला कि पहले 99 इवन नंबर का सम बताइए, तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 99 इंटू 99 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9900। कितना आ जाएगा जी, हमारे पास 9900 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ आपके टॉपिक से जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।